रुद्र, मेरा विश्वास करो, ये जिंदा है। निहारिका, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ रुद्र, मैं सच कह रही हूँ, ये जिंदा है। जिनके बारे में तुम आज तक ये सोचते रहे कि वो जिंदा नहीं है, वो तो आज भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है। वाह वाह, देखो क्या बोल रही है? भाई बोल रही कि पापा जिंदा है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पापा 28 साल पहले ही गुजर चुके हैं। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सच कह रही हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा, तो मैं इस पवित्र शिवलिंग पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ और कहती हूँ कि वो जिंदा है। वीरेंद्र रायज़दा ही नाम है ना उनका। जिस इंसान की तस्वीर पर आप लोग इतने सालों से फूल मालाएं चढ़ाते आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही सलामत शहर में रहते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। रायज़दा खानदान शहर के जाने माने परिवारों में से एक बहुत बड़ा बिजनेस है। माँ, क्या पापा वाकई जिंदा है? माँ, क्या निहारिका ठीक कह रही है? माँ, क्या तुम सच जानती हो? माँ, तुम चुप क्यों? माँ, मुझे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जिंदा है। पर क्या माँ? अगर पापा वाकई जिंदा है, तो ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? क्यों रखा मुझे अंधेरे में? वो इसलिए क्योंकि जो धोखा जिंदगी ने मुझे दिया है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम सहो। वो दुख जो मैंने झेले हैं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी उन दुखों को सहो। कैसा धोखा माँ? कैसा दर्द? माँ, मुझे आज तुम सब कुछ सच सच बताओ। आज तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। आज मैं चाहकर भी तुमसे कुछ नहीं छुपा पाऊंगी। तुम्हारे पापा की और मेरी मुलाकात बैंगलोर में हुई थी। वो वहां अक्सर आया करते थे, अपने ऑफिस के काम की वजह से। मैं और वीरेंद्र कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मन ही मन एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पर वीरेंद्र की शादी कविता से हो गई। हमें फासले बढ़ गए। पर जब हमारी मुलाकात एक बार फिर से बैंगलोर में हुई, तो पुरानी यादें, पुरानी चाहतें फिर से याद आ गई। वीरेंद्र और कविता की शादी में भी कुछ फासले थे। सब कोई वैसा खुश और सुखी नहीं था जैसा होना चाहिए था। हम दोनों ने जब एक दूसरे के दिल की बात कही और सुनी, तो पता ही नहीं चला कि हम कब और कैसे एक दूसरे के इतने करीब आ गए। और फिर एक दिन जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, तो मैंने ये खबर सबसे पहले वीरेंद्र को ही सुनाई। वो तो खुशी के मारे उछल पड़े। कविता अभी तक वीरेंद्र को औलाद का सुख नहीं दे पाई थी। वीरेंद्र ने मुझसे कहा कि वो कविता को छोड़कर मुझसे शादी कर लेंगे, मुझे पत्नी का हक और मेरे बच्चे को अपना नाम देंगे। पर उसी समय वीरेंद्र की पत्नी कविता ने उसे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई। उसके बाद वीरेंद्र का झुकाव अपनी पत्नी की तरफ होने लगा। धीरे धीरे वो मुझसे दूर जाने लगा। हम दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि अब तो मुझे वीरेंद्र को खत लिखने पड़ते थे।
पर मेरे खतों का मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला। मेरी किस्मत में सिर्फ इंतजार लिखा था और मैं अकेली होती तो सह भी लेती, पर मेरे पेट में पल रही थी एक छोटी सी नन्ही सी जान, वीरेंद्र का बच्चा। बस एक दिन तय करके मैं वीरेंद्र के ऑफिस चली गई। तुम यहाँ ऑफिस में क्यों आई हो? तो मैं क्या करती? तुम तो मुझे मिलने नहीं आते। वीरेंद्र, तुमने हमारे होने वाले बच्चे के बारे में क्या सोचा है? मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। पर क्यों वीरेंद्र? ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? इसीलिए ना, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी बीवी कविता भी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। धीरे बोलो, तमाशा मत करो, ये मेरा ऑफिस है। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ तुम्हारे ऑफिस में आकर तमाशा ना बनाऊं, तो तुम मुझे मिलने मेरे घर क्यों नहीं आते? हाँ, तुम जानती हो कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो, मैं ये बात कभी नहीं भूली। पर वीरेंद्र, जब हम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, तब शायद तुम ये बात भूल गए थे कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो। 8 महीने से हमारी नजदीकियों की निशानी मेरे कोख में पड़ रही है। इसका मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता। इस वक्त तुम यहाँ से जाओ। मैं आज यहाँ से जाने के लिए नहीं आई, मैं अपने बच्चे का हक मांगने आई हूँ। हक? कैसा हक? अगर मैं तुम्हें आज पहचानने से इनकार कर दूं तो क्या कर लोगे? मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे तुम? मुझे? क्यों वीरेंद्र, भूल गए हमारी वो मुलाकातें, जो वादे तुमने मुझसे किए थे, जो कस्में हम दोनों एक साथ खाई थी? भूल गए सब कुछ? कस्में? कैसी कस्में? मैंने ना कोई कस्में खाई, ना कोई वादे किए हैं। और जिस बच्चे का नाम तुम मेरे नाम के साथ जोड़ने आई हो, क्या पता वो इसका बाप हो। अपनी नाजायज औलाद का दोष मेरे माथे मत मोड़ो। वीरेंद्र रायजादा, मेरे बच्चे को गाली मत दो। कैसे इंसान हो तुम? हाँ? अपने ही मुंह से अपने बच्चे को पाप कह रहे हो, नाजायज कह रहे हो। मैं तो हैरान हूं कि अब तक तुमने मुझे बच्चलन नहीं कहा। देखो वीरेंद्र, अगर तुम्हारे सीने में दिल है ना, तो हमारे इस बच्चे को अपनाओ, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। इसका जन्म होने से पहले ही इसका बाप इसे ठुकरा रहा है। वीरेंद्र, मैं तो इसे हमारे प्यार की निशानी मानती थी, तुमने कितनी आसानी से इसे नाजायज करार दे दिया। देखो वीरेंद्र, इस बच्चे पर तरस खाओ वीरेंद्र। ये बेचारा बच्चा, बिन बाप का बच्चा इस बड़ी दुनिया में कहाँ ठोकरे खाता फिरेगा। हाँ, सोचो इसके बारे में। देखो, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ। चलो, मैं बदनाम ही सही, मैं बुरी सही, पर मेरे इस बच्चे को अपना लो, इसे अपना नाम दो, इसे अपनी आंखों के सामने पलने दो वीरेंद्र, प्लीज। किसी की नाजायज औलाद को पालने का ठेका नहीं रखा। वीरेंद्र, रिश्ते नाजायज हो सकते हैं, औलाद कभी नाजायज। भाषण मत दो। जानता हूं तुम ये नाटक पैसों के लिए कर रही हो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम्हारे इस बात को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। पहले कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं, निकल जाओ यहां से। उस दिन मुझे ये एहसास हो गया कि मेरे बच्चे के नसीब में उसके पिता का नाम, पिता का साया, पिता का प्यार कुछ भी नहीं लिखा है। पर मेरे दिल को यह हरगिज मंजूर नहीं था कि कोई तुम्हें नाजायज कहे, और इसीलिए
उस दिन से मैंने विधवा की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। और उस दिन के बाद वीरेंद्र रायजादा को मैं कभी नहीं मिली। वो कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, मैं कुछ नहीं जानती। इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा धोखा। जिस इंसान की तस्वीर से मैं आज तक अपने दिल की हर एक बात करता रहा, उस इंसान के सीने में दिल नाम की चीज ही नहीं। मेरी मां के आंसुओं के जिम्मेदार सिर्फ वीरेंद्र रायजादा नहीं है, उस घर के और लोग भी हैं। अब मैं नहीं रुद्र, नहीं, ऐसा नहीं कहते। जो हमारे साथ हुआ शायद वही हमारी किस्मत है। और देखो, जिन लोगों ने हमें याद नहीं रखा, हम भी उन्हें भूल जाए तो अच्छा है हमारे लिए। नहीं मां, ये बात मेरे सीने में कांटा बन के चुभ रही है। मेरी मां के दुख दर्द और उनकी तकलीफों के जिम्मेदार मेरे खुद के बाप की बेवफाई और नाइंसाफी है। बेटा, बीती हुई बातों की मिट्टी हटाना चाहोगे ना, तो ऐसी धूल उठेगी कि कुछ दिखाई नहीं देगा। निहारिका, तुम समझाओ इसे, इसे कहो कि इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। सॉरी आंटी, लेकिन रुद्र का गुस्सा बिल्कुल जायज है। उसकी जगह अगर मैं होती तो मेरा भी यही हाल है। अपनी माँ को भगवान का दर्जा दिया है रुद्र। आपके दुख, तकलीफ, दर्द का साक्षी रहा है रुद्र। और आज जब उसे अपने दर्द की वजह पता चल गई है, तब आप उससे शांत रहने की उम्मीद कैसे कर सकती हैं आंटी? रुद्र का गुस्सा शांत होना आसान नहीं। एंड आई एम सॉरी टू से, मेरा उसको समझा पाना भी मुश्किल है। पति बगैर पत्नी की कोई जिंदगी होती है? ऐसे अकेले मैनू छड़ के तुसी चले जाओगे, मेरा क्या होगा? ओहो तितली, अब बंद भी करो रोना। मैं इंदौर जा रहा हूँ, कोई इस दुनिया से तो जा नहीं रहा। हाय हाय, जाए आपके दुश्मन, ऐसी बातें करके मेरी डेथ ना कराओ। आपके बगैर ना मेरा दिल नहीं लगता। आपने देखा ना कितने स्यापे, कितने पुवाड़े पे मुझ पे, आपके पीछे। आपके रहते भी तो मेरे साथ कितना कुछ हो गया। मैं भी तो इंसान ही हूँ। चुगले शुगले करके थोड़ा अपना दिल बनाने का मन करे तो किसके साथ करूं बताओ? बात तो तेरी ठीक है, लेकिन अगर इंदौर की फैक्ट्री पर अगर अपने काबू को बनाए रखना है ना, तो थोड़ा सा तो दिल को मारना पड़ेगा ना तितली। हाँ, वो बात तो है। अच्छा ठीक है, अपना ठीक से ख्याल रखना। अच्छा, खाना पीना टाइम से, नहाना धोना टाइम से, ओके? और पता है, मैंने वो सूटकेस पे ना अपनी बड़ी सी फोटो रख ली है, कभी कभी उसे देख लिया करना। हाँ क्यों नहीं, फूलों का हार भी चढ़ा दिया करूंगा रोज उस पर। हाय हाय, मेरी कोई डेथ हो गई है जो आप रोज फूलों का हार चढ़ाओगे? मैं तो कहती हूँ आप उधर इंदौर में मेरी फोटो को देखकर ऐना जब मुस्कुरा देना, तो ऐथे बम्बई च मेरे कलेजे ठंडक पै जाएगी। जो हुक्म मेरे आका। अब चलूं?
क्यों निहारिका, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ये नाइंसाफी भगवान ने नहीं की, मेरी किस्मत ने नहीं की। मेरे साथ ही अन्याय किया मेरे अपने बाप ने। रुद्र, तुम्हारा दुख मैं समझती हूँ, लेकिन इस तरह अगर तुम खुद को ही तकलीफ पहुंचाओगे तो क्या माँ को तकलीफ नहीं पहुंचेगी? बस, मेरी माँ अब और तकलीफें नहीं सहेगी, बहुत सह चुकी हूं। अब वीरेंद्र रायजादा की बारी है सहने की। बहुत सुख देख चुका वो अपने जीवन में। उसकी जिंदगी में इतना जहर खोल दूंगा ना कि ना तो वो जी पाएगा ना मर पाएगा। ये मेरा वादा है अपनी मां से और खुद से। अब रुद्र की जिंदगी का एक ही मकसद है, जिसने मेरी मां के आंख में आंसू दिए हैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगा मैं। और तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देगी निहारिका। इस लड़ाई के हर कदम पर तुम्हें निहारिका के कदमों का साथ मिलेगा। रायजादा खानदान के उस ऊंचे महल तक तुम्हें पहुंचाएगी निहारिका, क्योंकि मैं उस घर के हर एक शख्स को अच्छी तरह से जानती भी हूं और पहचानती भी। वीरेंद्र रायजादा, कविता रायजादा, अंतरिक्ष रायजादा, ध्रुव रायजादा, तारा रायजादा और उनका लाडला दामाद राहुल मल्होत्रा। हैरान हो रहे होंगे ये सोचकर कि मैं उस खानदान के हर शख्स को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती हूँ, क्योंकि कभी मैं उस घर की बहू थी। अंतरिक्ष रायजादा की पत्नी, लेकिन अंतरिक्ष ने ना तो कभी मुझे पति का प्यार दिया और ना ही पत्नी के लिए। हमेशा मुझ पर शक किया। राहुल मल्होत्रा की बातों में आकर मुझ पे ये इल्जाम लगाया कि मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो नाजायज। तो 28 साल पहले तुम्हारी माँ के साथ जो नाइंसाफी हुई, 28 साल बाद वही नाइंसाफी मेरे साथ हुई। तो जैसा बाप वैसा बेटा। 28 साल पहले मुझे नाजायज करके गाली दी, और 28 साल बाद तुम वीरेंद्र रायजादा को अपनी जातियों की कीमत चुकानी पड़ी। मुझे मेरी मां का, तुम्हारा भी हिसाब चुकाना है। इसके लिए सबसे पहले मैं तुम्हें रायजादा के करीब लेकर जाऊंगा। स्टेप नंबर 1। आ रहा वीरेंद्र रायजादा, आ रहा हूं मैं। बर्बाद करने, बर्बाद करने, बर्बाद करने।